हाय, आई एम डॉक्टर नीरज धोलिया। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, रामाचंद्रन प्लॉट। पिछली दो क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया है पेप्टाइड बॉन्ड को, और हमने देखा है कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह का होता है, क्या उसकी नेचर होती है। हमने देखा है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसके अराउंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, CONH, जो आपके चार एटम्स होते हैं, ये एक प्लेन में होते हैं और रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब ये है कि इनमें रोटेशन नहीं पाया जाता है, तो ये एक फिक्स स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। अब हम बात ये आती है कि अगर ये फिक्स है तो जो प्रोटीन्स के अंदर अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें अल्फा हेलिक्स भी मिलता है, उसमें बीटा शीट भी मिलती है, उसमें कुछ फोर्स भी पाए जाते हैं। तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? अगर यहाँ पे रोटेशन ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उस स्ट्रक्चर में कर्व्स कैसे आएंगे और किस तरह से हेलिक्स का फॉर्मेशन होगा, किस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? तो देखिए, बात ये है कि रोटेशन तो होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? वो अल्फा कार्बन के अराउंड होता है ना। और अल्फा कार्बन में भी देखिए, अल्फा कार्बन कार्बन जो है उसकी चार वैलेंसी है, और इस चार वैलेंसी में से दो वैलेंसी जो है वो मेन पेप्टाइड चेन को बनाने में पार्टिसिपेट करता है ना। तो कौन कौन से दो बॉन्ड हैं जहां पे रोटेशन पॉसिबल होता है? एक तो बॉन्ड है आपका NC अल्फा, है ना, या फिर C अल्फा N आप इसको बोल सकते हैं। तो एक रोटेशन इस बॉन्ड के अराउंड होता है, और इस रोटेशन को हम फाई एंगल से दिखाते हैं। ठीक है। फाई एंगल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल ये जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, रोटेशन 360 डिग्री पे हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक तो हो गया रोटेशन, ये रोटेशन होता है C अल्फा C या C अल्फा बॉन्ड। यहाँ पे भी हमने दिखा रखा है इसको, है ना। तो ये अल्फा कार्बन है NC अल्फा और C अल्फा C, ये दो बॉन्ड है जहां पे कि रोटेशन पॉसिबल होता है। जो C अल्फा और C के अराउंड जो रोटेशन होता है उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई मतलब कितना डिग्री ये रोटेट हो रहा है। 0 डिग्री है, साई एंगल कितना है? 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, कितना है ना। तो वो रोटेशन को हम दिखाएंगे किससे? साई एंगल से। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी जो हमने अभी तक पढ़ा था। इसके बाद में रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो इसी चीज को दिखाता है कि जो रोटेशन है यहाँ पे फाई एंगल और साई एंगल जो है, वो अगर हमें पता है तो उससे हम क्या करते हैं, इससे हम उसके स्ट्रक्चर का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें कन्फर्मेशन किस तरह का होगा। क्या वो अल्फा हेलिक्स बनाएगा, या वो बीटा शीट बनाएगा, या वो कोलाजन हेलिक्स का पार्ट है ना, वो किस तरह के स्ट्रक्चर बनाएगा, ये हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो इसी चीज को रामाचंद्रन ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने डिस्कस किया। तो जो जो जिसको हम रामाचंद्रन प्लॉट के थ्रू डिपिक्ट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम समझते हैं। तो ये आपके सामने जो है रामाचंद्रन प्लॉट है। ठीक है। रामाचंद्रन जो है साइंटिस्ट, उनका पूरा नाम गोपाल समुद्रम नारायण रामाचंद्रन था। और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। उन्होंने बताया कि जो फाई और साई एंगल होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली कुछ भी नहीं हो सकते, है ना। वो फिक्स होते हैं, और वो किस पे डिपेंड करता है कि उसमें साइड चेन क्या है ना, और उसमें पास वाला जो जो अमीनो एसिड है वो क्या है, उस पे डिपेंड करेगा कि साई और फाई एंगल कितना होगा। तो ये जो रामाचंद्रन प्लॉट है सामने, ये किसके लिए है? ये एल एलेनिन रेजिड्यू के लिए बनाया गया है। मतलब एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें कि सारे के सारे जो अमीनो एसिड हैं वो क्या हैं? एल एलेनिन है। ठीक है। तो उसमें हमें तीन डिफरेंट रीजन्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, और वो तीन रीजन, एक तो रीजन ये है ना, जिसमें कि बीटा बीटा डैश और सी लिखा हुआ है। एक रीजन ये है जिसमें कि अल्फा आर लिखा हुआ है। एक रीजन ये है जिसमें कि अल्फा एल लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये तीन रीजन हमें दिखाई देते हैं रामाचंद्रन प्लॉट अगर हम एल एलेनिन रेजिड्यू के लिए बनाते हैं तो। और एडिशनल कंफर्मेशंस आर एक्सेसिबल टू ग्लाइसिन। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये कब दिखाई देता है? जब ग्लाइसिन अमीनो एसिड है ना। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन आप ग्लाइसिन का बनाते हो तो उसमें कंफर्मेशन जब बनते हैं तो उसके रामाचंद्रन प्लॉट में आपको चार रीजन दिखाई देंगे, है ना। और वो क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? अ वेरी स्मॉल साइड चेन हाइड्रोजन यहाँ पे होता है ग्लाइसिन में। जो आपका एल्किल ग्रुप है या जो साइड चेन होती है, वो आपकी ग्लाइसिन में क्या होता है? सिर्फ हाइड्रोजन होता है। तो उसकी वजह से, क्योंकि बहुत छोटा आइटम है, तो उसकी वजह से वो वहां पे रोटेशन फ्री होते हैं।
ज्यादा रोटेशन वहां पे हो सकते हैं, तो वो अलग स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ठीक है, अब ये रामाचंद्रन जो प्लॉट है, इस प्लॉट को थोड़ा सा हम और समझें कि ये क्या है ना। ये इसको हम एक्स और वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम फाई एंगल को लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, फाई एंगल को, और वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, साई एंगल को रखेंगे। ठीक है, अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, उस पेप्टाइड चेन में जो भी आपके अमीनो एसिड आ रहे हैं, है ना, तो उनमें जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे उसके अंदर, उसको हम एज्यूम करेंगे एक हार्ड स्फीयर्स की तरह की, एक सॉलिड बॉल्स हैं, और कंपेरेटिवली हम उनको अरेंज करेंगे, जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो पॉलिंग और कोरे थे, उन्होंने बॉल एंड स्टिक मॉडल बनाया पेप्टाइड चेन के कन्फर्मेशंस को दिखाने के लिए, है ना। अल्फा हेलिक्स को उन्होंने दिखाया कि किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो एटम्स हैं उनको एक हार्ड स्फीयर्स की तरह एज्यूम किया था। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, उनको एटम्स को हार्ड स्फीयर्स की तरह एज्यूम करते हैं, और उनको हम अरेंज करते हैं जिस तरह से कि वो एक्चुअल में होंगे, है ना। और वहां पे हम देखेंगे कि अगर साइड में अगर कोई बड़ा ग्रुप है तो उसकी वजह से रोटेशन नहीं हो पाएगा, तो वो कितना एंगल आ रहा है, कितना वो रोटेट हो सकता है, तो वो हम फाई और साई एंगल जो है प्रैक्टिकली हम देखते हैं, और उससे हम इस प्लॉट को बनाते हैं। ठीक है, अब इस प्लॉट को थोड़ा और डिस्कस करते हैं आगे कि रामाचंद्रन ने कैसे इनको बनाया, क्या उनके इसके रिगार्डिंग फैक्ट्स थे, क्या उनकी बातें इन्होंने बोली, उसको हम एक बार यहाँ पे देखते हैं। तो conformation of the main polypeptide chain can be completely determined if the values of phi and psi for each amino acid residue in the chain are known। तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है और उसमें हर एक रेजिड्यू का आपको फाई और साई एंगल पता है, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि वो किस तरह का कंफर्मेशन बनाएगा 3D में। ठीक है, पहला बात जो इससे हमें पता चलती है क्या, कि अगर आपके पास में कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है और उसमें फाई और साई एंगल अगर आपको पता है सबके, तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि वो किस तरह का कंफर्मेशन बनाएगा रियलिटी में। ठीक है, और दूसरा फैक्ट यहाँ पे ये कि जो एक फुली स्ट्रेच्ड पॉलीपेप्टाइड चेन है, अगर एक फुली स्ट्रेच्ड पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसमें फाई इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। तो जो फुली स्ट्रेच्ड है उसमें क्या होगा, एंगल कितना होगा, फाई और साई दोनों ही 180 डिग्री होते हैं। G. N. Ramachandran 1963 recognized that an amino acid residue in a peptide chain cannot have any just pair of the values of the phi and psi। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें जो रेजिड्यूज हैं उसमें फाई और साई की वैल्यूज क्या होंगी, ये अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो ये वन, क्योंकि अब रोटेशन जो होता है वो रोटेशन 360 डिग्री हो सकता है थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो, है ना। तो ये जो वैल्यूज होती हैं थ्योरेटिकली प्लस 180 डिग्री से माइनस 180 डिग्री तक होती हैं। जैसा कि अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे प्लॉट को, या फिर जो उसका जो चार्ट है उसको हम देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा, या फिर देख लीजिए आप यहाँ पे ये, हाँ यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज हैं पाई की वैल्यूज क्या है, देखिए प्लस 180 से लेके और माइनस 180 डिग्री तक है। इसी तरह से साई की वैल्यूज भी क्या है, प्लस 180 से लेके माइनस 180 डिग्री तक है। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है कि अगर वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो हम उसको प्लस से दिखाएंगे, है ना। अगर अपोजिट है तो कैसे दिखाओगे, उसको हम माइनस से दिखाएंगे, क्योंकि घूमना तो जीरो से शुरू होगा, है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम क्या दिखाएंगे, माइनस में, माइनस 10 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम उसको प्लस में दिखाएंगे, 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री, इस तरह से इसमें रोटेशन को हम दिखाते हैं। ठीक है, तो थियोरेटिकली ये प्लस 180 से माइनस 180 तक हो सकता है, लेकिन रामाचंद्रन ने ये बताया और ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो फाई और साई की वैल्यूज हैं वो रैंडमली या स्पॉन्टेनियसली कुछ भी नहीं हो सकती हैं, है ना। इनकी फिक्स वैल्यूज होती हैं, और वो वैल्यूज कैसे हम निकालते हैं, वो वैल्यूज हम निकालते हैं एटम्स को हार्ड स्फीयर्स एज्यूम करके, है ना। कोई सॉलिड बॉल्स हैं, इस तरह हम उसको एज्यूम करेंगे, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है उसके अकॉर्डिंग उनको हम अरेंज करेंगे, और उस तरह से हम उनको रोटेट करके देखेंगे कितना वो रोटेशन उसमें हो पा रहा है। तो वहीं से हमारे फाई और साई की वैल्यूज निकल के आती हैं, और इन वैल्यूज को जब हम प्लॉट में दिखाते हैं तो उसी प्लॉट को हम क्या बोलते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, तो बाय एज्यूमिंग that atoms behave as hard spheres, allowed ranges of phi and psi can be predicted and visualized in a steric contour diagram called the Ramachandran plots। तो इस
जो प्लॉट, ये जो प्लॉट आपका इस तरह से बनता है उसको हम रामाचंद्रन प्लॉट बोलते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, स्टेरिक कंटर डायग्राम कॉल्ड रामाचंद्रन प्लॉट। तो ये क्या होता है, कंटर डायग्राम क्या होते हैं भाई? जब कोई 3D स्ट्रक्चर होता है और उस 3D स्ट्रक्चर को आप 2D में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो वहां पे ये टर्म यूज किया जाता है। जैसे कि बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि हमें पता है कि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, उसको हम ग्लोब से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ग्लोब क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आप मैप देखते हैं, चार्ट में जब आप मैप देखते हैं तो वो 2D में होता है ना। तो उसको आप इससे कोरिलेट कर सकते हो कि 3D स्ट्रक्चर को कैसे हम 2D में दिखाते हैं, है ना। तो यही जब आप 3D स्ट्रक्चर जो है आपके, उसको आप अमीनो एसिड के जो कन्फर्मेशन है उसको आप अगर 2D में दिखाओगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट बोलते हैं। तो इसी तरह का प्लॉट बनाया गया है एल एलेनिन के लिए। अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग रीजन दिखाई देते हैं, है ना। सच अ प्लॉट फॉर पॉली एल एलेनिन शोज 3 सेपरेट अलाउड रीजन्स। और वो 3 रीजन्स कौन कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे, इसी के नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी लिखे हुए हैं, 2 एक्सेप्शन है। कौन कौन से, ग्लाइसिन और प्रोलिन। ये एक्सेप्शंस भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। और ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में भी, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो इसका इंपॉर्टेंट होता ही है रामाचंद्रन प्लॉट का। ठीक है, तो ये जो है अगर आप एल एलेनिन के लिए बनाएंगे इस ग्राफ को, इस प्लॉट को, तो वहां पे आपको 3 सेपरेट रीजन्स दिखाई देंगे। और वो रीजन्स क्या क्या हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। एक रीजन ये है जहां पे अभी एरो मूव हो रहा है, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन। ठीक है, तो पहला रीजन कौन सा है, देखिए, वन ऑफ देम कंटेन्स पाई साई वैल्यूज दैट जनरेट द एंटी पैरेलल बीटा शीट, पैरेलल बीटा शीट एंड कोलाजन हेलिक्स। तो पहला रीजन वो है जिसमें कि अगर पाई साई की वैल्यूज मैच करती है तो वो बीटा स्ट्रक्चर्स बनाता है और कोलाजन हेलिक्स को फॉर्म करता है ना। या तो वो क्या बनाएगा, पैरेलल बीटा शीट बनाएगा, बीटा डैश से दिखा रखा है हमने यहाँ पे, एंटी पैरेलल बीटा शीट बनाएगा, या कोलाजन हेलिक्स जब बनते हैं तो वहां पे भी पाई साई की वैल्यूज क्या होती है, इसी से मैच करती है, इस रीजन से। ठीक है, दूसरा जो रीजन है एज अ पाई साई वैल्यूज दैट प्रोड्यूस द राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ये जो नीचे है ना, अल्फा आर से हमने इसको दिखा रखा है। तो पाई साई की वैल्यूज अगर इस रीजन में मैच करती है तो वो स्ट्रक्चर कौन सा बनाएगा, वो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बनाएगा। इसी तरह से अगर पाई साई की वैल्यूज इस रीजन से मैच करती है जहां पे कि अल्फा एल लिखा हुआ है, तो ये आपके लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को बनाएगा। ठीक है, अब ये फाइव साई की वैल्यूज हम यहां से कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए अल्फा आर है या राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, तो इसकी फाइव साई की वैल्यूज क्या है ना। इसी को अगर मैं लूं तो अगर मैं इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस पे, जहां पे ये मैच करेगा वो इसकी क्या हो जाएगी, फाइव की वैल्यू जाएगी, है ना। तो ये अराउंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा और ये यहाँ पे आपका 70-80 -70-80 के अराउंड होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन गिराता हूँ वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे जहाँ पे ये मैच करेगी वाई एक्सिस पे जहाँ पे, तो ये आपकी कौन सी वैल्यू आएगी निकल के, साई की वैल्यू निकल के आएगी। तो इस तरह से मैं फाई साई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए थियोरेटिकली 3 ये अलाउड रीजन हैं, लेकिन जो हम एग्जांपल देखते हैं नेचर के अंदर, प्रैक्टिकली जो नेचर के अंदर एग्जांपल देखते हैं, वहां पे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिसेस नहीं पाए जाते हैं, है ना। रेयर ही इस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो है एनर्जेटिकली ये फेवरेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो एक्सेप्शन है इसके, उसको हम यहाँ पे देखते हैं ग्लाइसिन के केस में क्या होगा और प्रोलीन के केस में क्या होगा, क्योंकि ये जो दो हैं ये रामाचंद्रन प्लॉट में एक्सेप्शन है ना। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। जो हमारे साधारण जो जनरल अमीनो एसिड होते हैं वहां पे जो चारों वैलेंसी होती है वो अलग अलग होती है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह क्या होता है, कोई भी यहाँ पे साइड चेन हो सकती है आर्ज से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे, एल्किल ग्रुप हो सकता है कोई भी, है ना। तो ये यहाँ पे ग्लाइसिन में क्या है, सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन, कोई साइड चेन नहीं है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, मिथाइल ग्रुप नहीं है, क्या है यहाँ पे, सिर्फ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन क्या है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, और सबसे छोटा होने की वजह से क्या होता है, ये रोटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है।
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जो रोटेशन है वो ज्यादा होते हैं, तो कंफर्मेशन ज्यादा बनेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इसके जो अलाउड रेंजेस हैं फाई साई की, वो ज्यादा होती हैं। इसके जो तीनों रीजन है वो तीनों रीजन यहाँ पे ब्रोडर पाए जाते हैं, है ना। फॉर ग्लाइसिन दीज थ्री अलाउड रीजन आर लार्जर एंड अ फोर्थ अपीयर। चौथा एक आपको यहाँ पे रीजन दिखाई देता है ग्लाइसिन के केस में, और वो क्या है, वो ये जो हमने डॉटेड में दिखा रखा है, डॉटेड लाइन से जो आपको दिखा रखा है, वो क्या है, आपका फोर्थ रीजन है, जो कि सिर्फ ग्लाइसिन में दिखाई देता है। ठीक है ना। अब बिकॉज अ हाइड्रोजन एटम कॉजेज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस देन अ मिथाइल ग्रुप, क्योंकि हिंड्रेंस कम कर रहा है ना। ग्लाइसिन इनेबल्स द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन टू मेक टर्न्स दैट वुड नॉट बी पॉसिबल विद अनदर रेजिड्यू। तो दूसरे एटम्स के साथ में इतना रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, या तो मिथाइल ग्रुप होगा या कोई बड़ा ग्रुप होगा, तो वो उसको रोटेशन में क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो टकराएगा, तो वो हैम्पर करेगा उसको रोटेट होने में। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे रोटेशन ज्यादा पॉसिबल होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप इसको मैप जो होता है हमारा, उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, या फिर जो आपका ग्लोब है, क्योंकि ग्लोब में क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई ये खत्म हो रहा है, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू है। ये यहाँ पे जो आ रहा है लास्ट में नीचे की साइड पे, ये इसी का पार्ट है। तभी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नीचे एक स्ट्रिप सी बनी हुई है, तो एक स्ट्रिप जो है वो इसी का ही पोर्शन है ना। भाई +180 डिग्री तक अगर वो घूम गया है, उसके आगे अगर वो और घूमेगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो माइनस वाली रेंज में आ जाएगा, है ना। इसको आप 3D में एज्यूम करके ही समझ सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आपको इसको कर लेना है, ताकि जो भी आपको नए वीडियोस आते हैं मैं बनाता हूँ वो आपको मिलते रहें। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है आपने, तो नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना है। क्यों, उससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ, तो वो आपके पास में आता नहीं है ना, जब तक कि मैं उसका लिंक शेयर ना करूँ। तो लिंक शेयर करने पे ही वो आपको पता चलता है। तो अगर आप इसको नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा, तो वो आपको अपने आप दिखाई देगा। तो इसलिए इसका नोटिफिकेशन ऑन करना भी जरूरी है। ठीक है। और जिसको भी जरूरत है, आपके जैसे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो बात हो गई थी हमारे किसकी, ग्लाइसिन की। प्रोलीन की भी बात कर लेते हैं। प्रोलीन आपका क्या है, यहाँ पे एक सेकंड एक्सेप्शन है रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये प्रोलीन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखिए, प्रोलीन का कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग पाई जाती है, सॉरी। The 5 membered ring of proline prevents rotation about the NC alpha bond, which fixes at about psi equal to -65 डिग्री, है ना, सॉरी, phi equal to -65 डिग्री। तो क्या बोलते हैं कि ये जो 5 मेंबर रिंग है ना, ये कहाँ पे लगी हुई है, देखिए नाइट्रोजन के ऊपर ये रिंग लगी हुई है। तो अगर आप इसमें यहाँ पे देखना चाहें, तो अगर ये नाइट्रोजन है, तो इसी से ही वो रिंग जुड़ी हुई होगी, है ना। अगर मान लीजिए कि ये नाइट्रोजन के ऊपर रिंग लगी हुई है यहाँ पे, तो अगर आप इसको रोटेट करना चाहेंगे, तो ये रिंग जो है इसको रोटेट नहीं होने देगी, है ना। तो रोटेशन में कौन सा वाला एंगल एंगल जो है वो हैम्पर हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो फाई एंगल, है ना, ये फाई एंगल है, साई एंगल आपका यहाँ पे। तो क्या होता है, ये जो 5 मेंबर रिंग है वो यहाँ पे अटक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो आपका फाई एंगल है वो फिक्स हो जाता है, कितना, -65 डिग्री। ठीक है। हैंस अ प्रोलीन रेजिड्यू हैज अ मार्क रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ अलाउड कंफर्मेशन। तो अलाउड कंफर्मेशन जो है, रोटेशन जो है, वो क्या होंगे, बहुत ही मिनिमम होंगे, कम होंगे। द रेजिड्यू ऑन द एन टर्मिनल साइड ऑफ अ प्रोलीन इज ऑल्सो कंस्टेंट। ठीक है। एक तो क्या हो गया, ये खुद नहीं घूम पा रहा है। दूसरा क्या होगा कि इसके आगे जो एन टर्मिनस पे जो दूसरा रेजिड्यू होगा, वो भी इस ग्रुप की वजह से रोटेट नहीं हो पाएगा, वो भी इसमें अटक जाएगा। तो इसकी वजह से वहां पे भी क्या हो जाएगा, इसमें रोटेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो रेजिड्यू ऑन द एन टर्मिनल साइड ऑफ द प्रोलीन इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस इंपोज्ड बाय द 5 मेंबर रिंग। ठीक है। तो एक तो खुद रोटेट नहीं हो पा रहा है, दूसरा इसके आगे जो रेजिड्यू है वो भी रोटेट नहीं हो पा रहा है। तो प्रोलीन ऑल्सो डिसफेवर्स द अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन बिकॉज इट लेक्स एन अमाइड हाइड्रोजन एटम फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है, कि ये जो आपका एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, है ना, ये हाइड्रोजन तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा, क्योंकि एन है यहाँ पे, है ना। अब ये जो है, जब दूसरे आपके अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा,
तो जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, है ना, और ये नाइट्रोजन जो है आपके कार्बन से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये वाली वैलेंसी तो कहाँ पे एंगेज हो गई है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में, ठीक है। अब अगर इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो इसके पास में कोई वैलेंसी फ्री नहीं है ना, तो ये क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन नहीं होता। तो जिस भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रोलीन अमीनो एसिड होता है, या फिर अगर हम प्रोलीन का ही एक पॉलीपेप्टाइड ले लें, तो वो कभी भी अल्फा हेलिक्स नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसके पास में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना। एक हाइड्रोजन है तो वो आपके पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, प्रोलीन ऑल्सो डिसफेवर्स दी अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन बिकॉज इट लैक्स एन अमाइड हाइड्रोजन एटम फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो है आपको रामाचंद्रन प्लॉट मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसकी जवाब देने की। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।